जी चलिए देखिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी, तो ये बताओ, हमने लास्ट क्लास के अंदर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स किया था, नहीं है? चलिए तो आइए एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। और हाँ जी चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं और रिवाइज करते हैं। अब तो हमने कहा था कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्लासिफाई करना सीख क्यों रहे हैं, बता सकते हैं क्यों सीख रहे हैं? यस, जितने भी कैपिटल नेचर के आइटम्स होते हैं उन सबको हम कहाँ पर भेजते हैं? कैपिटल नेचर के आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं वो सब कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में। तो रेवेन्यू नेचर के आइटम से तो करेक्ट प्रॉफिट या लॉस निकलता है, जबकि बैलेंस शीट में जो आइटम जाते हैं वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। अगर हमने गलत क्लासिफिकेशन कर दिया, कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया या रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मान लिया, तो उस सिचुएशन में हमारी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है दैट इज करेक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस करेक्ट नहीं आएगा, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपकी ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि कोई भी आइटम ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, ये हमने कुछ बातें करी थी, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी आइटम आपके पास कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? ऐसे 5 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आपने देखा नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर क्या है, डिपेंड करता है। अगर बिजनेस फर्नीचर का शोरूम है आपका और आप फर्नीचर परचेज कर कर ला रहे हैं तो ये किस नेचर का खर्चा है? रेवेन्यू नेचर। लेकिन अगर फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, टीचिंग बिजनेस है, मान लो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, और अब फर्नीचर परचेज किया या अदर बिजनेसेस के केस में फर्नीचर परचेज किया, तो किस नेचर का खर्चा होगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। मतलब इसको एसेट बनाएंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। दूसरा था रेकरिंग नेचर। जनरली रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं वो बार बार होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं, जबकि कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं वो कभी कभार होते हैं, वंस इन अ वाइल, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। तो हमने ये बात कर ली। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, खर्चे का जो पर्पस है वो क्या पर्पस है? अगर कोई एसेट क्रिएट करना है तो उस केस में वो कैपिटल नेचर होगा, और नॉर्मल कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराना है तो फिर आपके पास में रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा। यहां पर एग्जांपल क्या लिया इन्होंने? नॉर्मली रिपेयर कराया तो रेवेन्यू नेचर, बट मेजर रिपेयर्स कराए जिससे कि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, प्रीवियस स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस थी उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस अगर उसकी हो जाती है तो उसको फिर अपन क्या कहेंगे कि वो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का खर्चा है। बात समझ में आ गई? प्रीवियस स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, रिमोट के अंदर हमने बैटरी चेंज कर दी, सेल चेंज कर दिए, तो क्या रिमोट की परफॉर्मेंस जब नया रिमोट आया था क्या उससे भी अच्छी हो जाएगी? नहीं। तो इसलिए किस नेचर का खर्चा है? ये रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। अगर रिमोट की मतलब रिमोट का फंक्शन आप कह सकते हो कि ये और अच्छे से काम करता, जो इसकी परफॉर्मेंस थी वो जब ये नया आया था उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ हमने ऐसा कुछ किया इसके अंदर, तो फिर हम उसको क्या कह देंगे? किस नेचर का खर्चा है? कैपिटल नेचर का खर्चा है। वैसे वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी इंप्रूवमेंट वर्ड लिखा हो, कभी भी इंप्रूवमेंट वर्ड लिखा हो तो इंप्रूवमेंट का मतलब ही कैपिटल नेचर का एक्सपेंस आपके पास होगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर अपन ने बात करी यहां पर इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। कैपिटल नेचर के खर्चे ऐसे होते हैं जिनसे हमारी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, थिएटर के अंदर अगर 200 सीट्स हैं और आपने 100 सीट्स और इंस्टॉल कर दी, उसके अंदर 100 चेयर्स और इंस्टॉल करवा दी थिएटर में, तो क्या इससे आपकी इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी बढ़ गई? यस। एक ही शो के अंदर पहले 200 टिकट्स बिकती थी, अब 300 टिकट्स बिकेंगी, तो यहां से ये खर्चा जो है वो किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का। लेकिन एक एग्जिट डोर था, आपने एक एग्जिट डोर और लगवा दिया सिनेमा हॉल के अंदर, तो ये किस नेचर का खर्चा है आपके पास? रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि क्या इससे कोई इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई आपकी? नहीं। लेकिन ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने इसको कहा दैट इज रेवेन्यू नेचर। हाँ जी, नहीं, पहली बात तो इतना मोटा खर्चा होगा ही नहीं। बिजनेस के हिसाब से सोचो, 1 या 2 गेट या 3 गेट लगवा दोगे, ये तो है नहीं कि दीवार को हटवा दोगे, सारे गेट ही गेट करवा दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। भाई बच्चा ये पूछ रहा है
कि सर अगर ज़्यादा डोर लगवा दें और ज़्यादा अमाउंट हो जाए तो क्या करें। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कभी इतना ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा कि गेट गेट का इतना ज़्यादा अमाउंट होगा। 2 4 6 इतने ऑडिटोरियम के सामने वो 2 4 6 गेट कितना अमाउंट होगा। इतना बड़ा बिजनेस है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफर तो तब करने की जरूरत पड़ती है जब बहुत हैवी अमाउंट हो जाता है, अदरवाइज डेफर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मेटेरियलिटी में मैंने बताया था आपको कि कैलकुलेटर को क्या हम बैलेंस शीट में शो करेंगे कि हमारा एसेट है कैलकुलेटर 180 रुपए का हमारा एसेट है। ये हमारे सालों साल चलेगा जब तक हम सीए नहीं बन जाएंगे, जब तक हम सीएमए क्लियर नहीं कर लेते तब तक ये चलता ही रहेगा। बताओ, जब तक हम कुछ बन ना जाएं और इवन उसके बाद भी तो काम आता रहेगा। तो ये तो हमारे साथ लाइफ टाइम चलता रहेगा। और जनरली ये साथी ऐसा है कि साथ इसको रहना चाहिए। एक ही कैलकुलेटर को संभाल कर रखो जिससे कि वही चलता रहे। मेरे पास स्टार्टिंग से और एंड तक एक ही कैलकुलेटर था, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी, आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। आजकल का तो ज़माना ही चेंज हो गया है। क्वालिटी नहीं आती प्रोडक्ट में, अपने आप ही ख़राब हो जाता है 2 4 6 महीने बाद। लेकिन क्या कह रहे हो? हाँ, गुस्सा आ जाए तो गुस्सा आ जाए तो गर्लफ्रेंड पे निकालते हो, कैसी बातें करते हो? हाँ तो तभी तो कह रहा हूँ, वो कह रहा है गुस्सा आ जाए तो फेंक दूंगा, तो ऐसे थोड़ी ना करोगे यार। है इसके उस बात कर दे है? ये तो तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड से भी, ये गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है, कैलकुलेटर नहीं देगा, है ना? सही बात समझ में आई। चलो यहाँ पर आ जाओ। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट था मेटलिटी। तो मेटलिटी में मैंने क्या बताया कि हम 180 रुपए का जो कैलकुलेटर है उसको हम बुक्स में एसेट शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चिल्लड़ है हमारे लिए। तो हम उस अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे। उस अमाउंट को कहाँ शो करेंगे? फिर पीएनएल के अंदर शो कर देंगे, रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है मेटलिटी कॉन्सेप्ट की, एक बिजनेस के लिए मटेरियल क्या है ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। अंबानी के लिए बताया था चिल्लड़, 1,00,000-2,00,000 भी चिल्लड़ हो सकते हैं, हमारे लिए 1,00,000-2,00,000 बहुत है। बात समझ में आ गई? तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बिजनेस टू बिजनेस केसेस पे। ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। हमने कहा था कोई भी एसेट रेडी फॉर यूज बनाने तक के सारे एक्सपेंसेस, कोई भी एसेट जिस कंडीशन में और जिस लोकेशन पर यूज करना है आपको उस एसेट को, तो जिस लोकेशन पे यूज करना है वहां तक लाने का खर्चा, जिस कंडीशन में यूज करना है उस कंडीशन में लाने का खर्चा, सारा का सारा क्या होगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होगा। एग्जाम्पल दिया था, एसी परचेज कर कर लाया 40,000 रुपीज में, 200 रुपीज मैंने वहां से यहां तक लाने के मैंने कैरेज इनवर्ड दे दिया, मैंने फ्रेट चार्जेस पे कर दिए 200 रुपीज, और 1500 रुपीज इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस लग गए। तो टोटल एसी कितने का पड़ा? 41,700 का एसी पड़ा। ये कोई भी मुझसे पूछेगा एसी कितने में लिया तो मैं यही बताऊंगा 41,700। मीन्स इसको कैपिटल नेचर के खर्चे मानते हैं, भले ही वो 200 हो, भले ही वो आपके पास में 1500 हो। क्लियर यहां तक? ये बताओ, कोई भी सेकेंड हैंड एसेट परचेज किया, जब भी हम कोई सेकेंड हैंड एसेट परचेज करते हैं और लेते टाइम ही उस पर कुछ खर्चा कर देते हैं, तो उस खर्चे को भी क्या मानते हैं अपन? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस मानते हैं। गाड़ी ले ली 5 लाख की, अब 5 लाख की गाड़ी में टायर मॉडिफाई करा दिए, टायर चेंज करा दिए, आपने म्यूजिक सिस्टम चेंज करवा दिया, 2 लाख रुपए आपने इस पर भी खर्च कर दिए। तो गाड़ी में आपसे पूछूं कितने में पड़ी आपको, कितने में ली आपने, तो आप कहोगे 7 लाख। बात समझ में आई? इसके बाद आ गया मनी स्पेंट। पहला देखो ओवरऑल एक्सपेंस था, ओवरऑल एक्सपेंस समझ में आ गया सेकंड हैंड मशीनरी का, कि जब भी हम कोई सेकंड हैंड एसेट लेते हैं और उसको ओवरहोल कराते हैं, उसी टाइम रिपेयर वगैरह कराते हैं, उसी टाइम उस पर जो खर्चा करते हैं उसको भी हम कैपिटल नेचर का ही मानते हैं। अगला आ गया मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस। देखो वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने से आपकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए ये आपका कौन सा नेचर का खर्चा है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो भी लीगल चार्जेस पे करोगे, भले ही आपने रजिस्ट्री कराई, मैंने कहा आपसे 70 लाख का आपने प्लॉट परचेज कर लिया, 5 लाख की रजिस्ट्री लग गई आपके पास, तो कितने में परचेज किया? 75 लाख। या कुछ भी आपने एडवोकेट को पेपर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह, तो सब क्या होगा? जब तक वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे खर्चे। तो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए जो भी लीगल फीस दी है वो भी क्या है? कैपिटल नेचर। आपने लॉयर को पैसा दिया इस बात के लिए कि वो केस लड़ रहा है कि जो आपकी जो खुद की बिल्डिंग है ये आपको ही बिलोंग कर रही है, किसी ने उस पर डिस्प्यूट कर दिया, केस कर दिया, आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तो बिल्डिंग तो आपकी ही है ना। तो इस केस में ये किस नेचर का खर्चा होगा? रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो जाएगा। वोन आउट पार्ट ऑफ द मशीन, मशीन का वोन आउट पार्ट है, मशीन में कोई पार्ट खराब हो गया, आपने उस पार्ट को चेंज किया,
तो ये भी किस नेचर का खर्चा है? रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि क्या उस मशीन की जो परफॉर्मेंस है, हाँ जी बताओ, परफॉर्मेंस किससे बढ़ेगी? बात आ गई ना, मैं वही बता रहा हूं। परफॉर्मेंस किस चीज से बढ़ेगी? क्या नई मशीन आई थी, क्या उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी? अब बताओ, एक मशीन के अंदर बैरिंग लगता है और वो जो बैरिंग है वो टूट गया, अब हमने दूसरा बैरिंग इंसर्ट कर दिया। मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल नेचर किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? जो प्रीवियस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उससे इंप्रूव हो जाए, उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, तो कैपिटल नेचर का खर्चा। अगर प्रीवियस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ऊपर नहीं जा रही है परफॉर्मेंस, तो इसका मतलब वो कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं है, वो रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। अभी एग्जांपल दिया मैंने, रिमोट में सेल डाल रहा हूं, क्या ये जैसा नया काम करता था वैसा ही काम करेगा अभी, लेकिन क्या उससे भी अच्छा काम कर जाएगा? नहीं, तो इसलिए उसको रिवेन्यू नेचर का माना मैंने। क्लियर यहां तक? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई कि मैं उसको क्या मानूंगा? रेवेन्यू नेचर का खर्चा मानूंगा। क्यों? क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो प्रीवियस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है। क्लियर? नेक्स्ट, वोन आउट पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ गया कि आपने कोई ओल्ड बिल्डिंग परचेज करी और लेने के बाद आपने उस पर पहली बार व्हाइट वॉश कराया, है ना? तो लेने के बाद या लेते टाइम आपने उस पर व्हाइट वॉश कराया, रिपेयर कराया, वो सारे किस नेचर के खर्चे होंगे? कैपिटल नेचर। इवन आपने पहली बार, ऐसा होता है कि मकान बनाया आपने, घर बनाया, और घर बनाने के बाद आप, आजकल तो क्या होता है, पुट्टी का जमाना चल गया, पहले तो ये पुट्टी नहीं हुआ करती थी, है ना, व्हाइट पुट्टी जो करते हैं अपन। तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट पेंट करवाते थे, लेकिन आपको पता है नया जब भी कोई घर बनाते हैं तो थोड़े टाइम सीलन वगैरह के लिए हम जस्ट पुट्टी करके छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में हम छोड़ देते हैं, पेंट तुरंत नहीं कराते, बनाते ही तुरंत पेंट नहीं कराते, 6 महीना, 2 4 5 6 महीने लेते हैं कम से कम, उसके बाद हम उस पर पेंट कराते हैं। तो अगर आपने बाद में घर बना लिया, पुट्टी करा के छोड़ दिया, पहली बार आपने व्हाइट वॉश कराया, तो जो पहली बार व्हाइट वॉश कराया वो कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा? कैपिटल नेचर का। आपने टाइल अभी नहीं लगवाई, आपने 2 महीने बाद जाके टाइल लगवाई, तो ये किस नेचर का खर्चा होगा? कैपिटल। पहली बार जो भी काम कर रहे हैं, जो काम नहीं किया आपने, जैसे टाइल लगवानी थी अभी नहीं लगवाई, 2 महीने बाद लगवाना है, तो तब तक बिल्डिंग पूरी तैयार कहाँ हुई? तो तैयार होने के लिए तो टाइल भी लगना जरूरी है और व्हाइट वॉश होना भी जरूरी है। समझ रहे हो? तो रेडी फॉर यूज का मतलब है कि पहली बार, जैसे इलेक्ट्रिकल फिटिंग कराई पहली बार आपने, तो ये सब क्या होंगे? कैपिटल नेचर के खर्चे हो जाएंगे। लेकिन हर साल व्हाइट वॉश कराते हैं आप, तो वो किस नेचर का खर्चा हो जाएगा आपके पास? रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है आपके पास, लाइसेंस वाला। जब भी आप सिनेमा आपको स्टार्ट करना है, थिएटर तब तक स्टार्ट ही नहीं कर सकते जब तक आपको लाइसेंस ना मिले। तो ये आपके लिए किस नेचर का एक्सपेंस है? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन, ये बहुत बार आता है कि आपने कंस्ट्रक्शन किया टेम्परेरी हट्स। पता है, आपने देखे होंगे मॉल्स बनते हुए देखे होंगे, तो जब मॉल बनते हैं तो उस केस में वो टेम्परेरी हट्स बना लेते हैं, पहले जो लेबर है वहीं रहती है और वहीं पे वो मटेरियल वगैरह स्टोर कर लेते हैं। तो उस पर्पस के लिए आपको ये टेम्परेरी हट्स बनाना जरूरी थी। बाद में जब मॉल बनता है तो उन टेम्परेरी हट्स को हम डेमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ये भी किस नेचर का खर्चा? इन टेम्परेरी हट्स को बनाने में जो खर्चा आया, दैट इज कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे देखते हैं, हमने कहा था कि सिनेमा हॉल के लिए लाइसेंस लेना कैपिटल नेचर का खर्चा है, बट उसको रिन्यू कराना रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। 1000 पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंट्री टू अ न्यू साइट। इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री को पहली बार लेकर आते हो, आपने गुड्स परचेज करे और उसके ऊपर कैरेज भी पे करी, तो जो गुड्स परचेज करते हो ये भी रेवेन्यू नेचर का है, और जो कैरेज पे करते हैं ये भी रेवेन्यू। तो जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे वो भी क्या होगा? रेवेन्यू नेचर। तो इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी रेवेन्यू नेचर का ही है। क्यों? क्योंकि जब आप परचेज करते थे ना, परचेज गुड्स को, और उस टाइम पर जो कैरेज परचेज पे करते थे, कैरेज इनवर्ड, तो एंट्री क्या करते थे? परचेजेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या टू कैश। तो तब भी आप कैरेज इनवर्ड को रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा मानते हुए डेबिट करते थे। तो अब जब पहली बार इनिशियली लेकर आने का खर्चा भी रेवेन्यू नेचर का है, तो इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का खर्चा भी रेवेन्यू नेचर का ही होगा। इससे कोई आपकी कुछ वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। क्या इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है कुछ? यहाँ पर नहीं, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है,
नेक्स्ट आ गया रिंग्स एंड पिस्टन, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ले सकते हैं, कंट्रोवर्शियल है, आप कोई भी अपना पॉइंट ले सकते हैं। ज़्यादातर जगह जहां पर कैपिटल नेचर का दे रखा है तो आप इसको कैपिटल नेचर ले सकते हैं। एमटीएनएल को आपने टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए सिक्योरिटी पे करी जो कि रिफंडेबल है। जब आप ये कनेक्शन आप कट करवाओगे तो उस केस में आपको वो सिक्योरिटी मिल जाएगी। बताओ ये किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का? ये एक्चुअल में एक्सपेंस ही नहीं है, ये हमारा खर्चा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फ्यूचर में हमें पैसा वापस मिल जाना है। इसलिए आपने फैक्ट्री शेड कंस्ट्रक्ट करवाई, आपने फैक्ट्री शेड बनवाया, तो बताओ कुछ नया पार्ट बनवा दिया ना बिल्डिंग में, तो ये एडिशन हो गया। तो एडिशन टू बिल्डिंग हमेशा क्या होगा आपके पास, या इंप्रूवमेंट टू बिल्डिंग कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। और बिल्डिंग मटेरियल स्टोर करने के लिए टेम्परेरी जो हट्स बनवाई, क्या वो भी फैक्ट्री साइड बनाने के लिए जरूरी थी? यस, तो ये भी किस नेचर का खर्चा है आपके पास, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। क्लियर यहां तक? ये सब नॉर्मल था, रीपेंटिंग कराना, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अच्छा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी आपने 1000, बताओ कब पे करिए? 1 अक्टूबर 2019, तो 6 मंथ्स की तो इसी साल की है और 6 महीने एडवांस में पे कर दिया, तो आप 6 मंथ्स का तो कहोगे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, और 6 महीने बाद का जो बचा है आपने जो प्रीपेड पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक, टेम्परेरी हट्स का आ गया आपके पास, नॉर्मल था। ओवरऑलिंग बार बार आ रहा है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, ये इंपॉर्टेंट था। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस में सलमान खान को बुला लिया आपने, क्या उससे कुछ बिजनेस का लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है क्या? एक दिन तो भीड़ आ जाएगी सलमान खान को देखकर, लेकिन उससे लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है। तो इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस कितने ही खर्च कर दो, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए किस नेचर का खर्चा है ये? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। क्लियर यहां तक? इनॉग्रेशन की बात आ गई, दैट इज रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा। कंपनसेशन पे किया, वीआरएस, वॉलेंट्री रिटायरमेंट पर आपने कंपनसेशन पे किया। वॉलेंट्री रिटायरमेंट आपको पता है कि स्वेच्छा से अपने आप जॉब छोड़ रहे हैं, आपने ऑप्शन दिया कि भाई आप रिटायर होना चाहे तो आप रिटायर हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को कुछ पैसा पे कर देते हैं, जो उसकी सैलरी होती है, अगले 1 साल की सैलरी, 2 साल की सैलरी, उसको हम पहले ही एक बार ही में लमसम में पे कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये बताओ, ये जो सैलरी पे करते वो भी किस नेचर की थी? रेवेन्यू नेचर की थी। तो जो ये वीआरएस पे कर रहे हो, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन जो पे कर रहे हैं अपन, ये भी क्या है? रेवेन्यू नेचर का है। लेकिन अगर अमाउंट ज्यादा बड़ा है तो उस केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? डेफर कर सकते हैं। आपने बात करी कि डायरेक्टर्स गए हैं एक फॉरेन ट्रिप पर मशीन खरीदने के लिए गए हैं, जापान से मशीन खरीदनी है, तो चाइना से मशीन खरीदनी है, तो वो वहां पर फॉरेन विजिट पर गए, मशीन को देखेंगे तभी तो लेकर आएंगे। बात समझ में आई? तो उस फॉरेन ट्रिप का जो खर्चा है, क्या वो भी मशीन की वैल्यू में ऐड कर लिया जाएगा? मशीन को खरीदने का खर्चा ही तो है। यस, तो वो भी उसी में ही ऐड कर लिया जाएगा, वो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। क्लियर? और वैसे ही घूमने गए होते तो रिवेन्यू नेचर का होता, मशीन नहीं खरीदी होती तो ऐसा होता। बात समझ में आ गई ना? बच्चे ने पूछ लिया यहाँ पर कि सर ये बताओ मशीन नहीं खरीदी तो क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, फिर वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा। बट हम ये मानकर चल रहे हैं कि मशीन परचेज करने के लिए गए, ऐसे तो कोई भी नहीं चला जाएगा डायरेक्ट, पहले उसके बारे में हम पता करेंगे, जब मूड बनता है तभी कहीं पे जाया जाता है। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट चले गए बस ठीक है ऐसे बात हुई और निकल लिए। जब मूड होता है ना कि अब लेना ही है, परचेज करना ही है, तभी इंसान जाता है कहीं पर भी। और फॉरेन में तो बिल्कुल वैसा ही होगा। इवन जब ये पैनल वैनल लिया था तो ऐसा ही गया था, मूड बनाकर गया था, भाई लेना है तो लिया, जाके बात कर ली, हो गया, ले लिया। तो अब वो जाने का खर्चा भी क्या होगा? कैपिटल नेचर का ही एक्सपेंस माना जाएगा। क्लियर है? ऐसे नहीं होता इंसान, पहले तो फ़ोन पे पूरा, मेल पे, फ़ोन पे सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और जब ये होता है कि हाँ डिसीजन, तो घूमने जाते हैं फिर। अच्छा, डेटर से पैसा मिल रहा है तो ये तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। डेटर से पैसा मिलेगा तो क्या होगा आपके पास में? रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है ना, ये रिसिप्ट है ना, पैसा मिलना, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। अमाउंट स्पेंट ऑन डेमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, प्लॉट खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी, पहले से उस पर कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो पैसा पे कर दिया पूरा पूरा, और फिर उसके बाद उसको तोड़ते हैं और फिर नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो जो तोड़ने का खर्चा आ रहा है वो भी जरूरी है ना, नई बिल्डिंग बनाने के लिए तोड़ने का खर्चा जरूरी है। इसलिए किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का। आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, मशीनरी डैमेज हो गई फायर से,
बताओ, मशीन अगर डैमेज हो जाए तो मशीन को बेचकर जो पैसा आता है दैट इज ऑल्सो कैपिटल रिसिप्ट। तो इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा वो भी क्या रहेगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट ही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आपने रेनोवेशन करवाया और रेनोवेशन करवाने की वजह से कुछ आपके पास स्पेस एक्स्ट्रा निकल आया, जिससे आपके जो कैबिन्स थे, नंबर ऑफ कैबिन्स, वो 10 से 13 हो गए, 10 से 13 हो गए। तो इस केस के अंदर आपके पास में जो ये खर्चा किया आपने ये रेनोवेशन का, क्योंकि क्या इससे आपकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई, यस, इस वजह से ये किस नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। क्लियर यहां तक? हमने कहा कि आपने गुड्स सेल कर दिए इंस्टॉलमेंट पर और कुछ कस्टमर्स ने आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, उसके लिए आपको केस वगैरह करना पड़ गया, और उन केस करने के लिए खर्चा वर्चा तो लगेगा ना, लीगल फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी एडवोकेट को। तो ये जो आपने लीगल एक्सपेंसेस आपने इनकर करे रिकवर करने के लिए डेटर्स से पैसा, क्या ये कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा? रेवेन्यू नेचर। डेटर से जो पैसा मिल रहा है वो भी रेवेन्यू नेचर है, तो ऑब्वियसली उसको लेने के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो भी क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का ही होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। मशीनरी खरीद रहे हैं और मशीनरी का जो ट्रांसपोर्टेशन के जो भी कॉस्ट होगी, क्या वो भी मशीन की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा? यस। एसेट जिस कंडीशन और जिस लोकेशन पे यूज करना है, उस लोकेशन और उस कंडीशन में लाने तक के सारे खर्चे किस नेचर के होंगे, कैपिटल नेचर के होंगे। हाँ जी, फैक्ट्री साइड बिल्डिंग में आपके पास एडिशन हो रहा है ना, बिल्डिंग बढ़ रही है। फैक्ट्री साइड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास में फैक्ट्री साइड, पूरा फैक्ट्री साइड ऐसे ही नहीं बनता। फैक्ट्री साइड में तो आपने देखा होगा फैक्ट्रीज बड़े बड़े साइड होते हैं और हैवी कॉस्ट आती है उसमें। ये नहीं होता कि 1000-2000 में हो जाता है ना, लाखों का खर्चा आता है एक साइड बनवाने में। क्लियर है? तो वो बिल्डिंग का पार्ट है, वो आपका कैपिटल नेचर का ही होगा, उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या वो साइड बनवाते हो क्या एक दिन में गायब हो जाता है? नहीं, सालों साल चलता है, कई साल में एक बार बनवाते हैं अपन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है उससे। ठीक है, ये सारी बातें आ गई आपके पास। इसके बाद ये आपने कहा था, ये देखो क्वेश्चन आ गया, आपने एग्जिट, सिनेमा में एग्जिट बनवाए हैं आपने और एग्जिट डोर्स लगवा दिए, तो ये किस नेचर का खर्चा है? रेवेन्यू नेचर। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टर्स का आ चुका है फॉरेन के लिए, कैपिटल नेचर मान लिया जाएगा। अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस किस नेचर का हो जाएगा? कैपिटल नेचर का हो जाएगा। रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट, इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह ले गए तब भी रेवेन्यू नेचर रहेगा। सेकेंड हैंड कार परचेज करी थी, उसकी रिपेयर कराई आपने उसी टाइम पर, कैपिटल नेचर का होगा, है ना। तो ये सब आपके पास आरटीपी में क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके पास, आप देख सकते हैं और भी, है ना। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं और ये आपके पास सीए फाउंडेशन में ये जो अटेम्प्ट्स हुए हैं अब तक, ये सब उनके क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2-2 मार्क्स का हर पेपर के अंदर 2 नंबर का तो एक क्वेश्चन आपका आना पक्का है, और 2 बार ये 4 नंबर का भी आया है। तो आपने यहाँ पे देख लिया, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस कैपिटल नेचर, ओवरऑलिंग एक्सपेंस ऑफ द इंजन ऑफ मोटर कार दिस इज कैपिटल नेचर, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स ये भी कैपिटल नेचर है, कैबिन बढ़ गए आपके पास 15 से 18 ये भी कैपिटल नेचर का है, और ये सारे सारे मॉड्यूल से हैं आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कंप्लीटली डैमेज्ड बाय फायर इज अ कैपिटल रिसिप्ट, यस ट्रू। सब्सिडी जो गवर्नमेंट से मिली है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होगी। और बेसिक कंसिडरेशंस में आपके पास ये भी मॉड्यूल में क्वेश्चन था और वहां से 5 पॉइंट्स पूछे हुए हैं आपके पास। एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंस, ये सब हमने देख लिया है। और एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये कैपिटल नेचर का है। और ये आपके पास वॉन आउट पार्ट ऑफ द मशीन, ये इसी वाले अटेम्प्ट में आया था, ये वाला आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सारे अटेम्प्ट्स में जो अब तक क्वेश्चन आए हैं ये सारे भी मैंने आपको बता दिए। किया आपने मॉड्यूल में कोई डाउट है? क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चंस ही वहां पर भी आप देखोगे, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं नहीं, आप पढ़ लें एक बार, बट स्टिल मैं क्लास में फिर डिस्कस कर लूंगा। अगर जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेलेक्ट कर कर बता दूंगा, ये क्वेश्चंस आपके पास डिफरेंट है, वो आप वहां से कर लें। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अब क्या करें? यहां तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो बता दो। नहीं है कोई भी डाउट? चलें आगे। चलिए, क्या कह रहे हो ऋतिक? कौन से नोट्स?